जी बच्चों, हाँ अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अबाउट द इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी और इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी के साथ हम लोगों ने बात की थी व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी। ठीक है, और अगर प्रोट्रूजन हो जाती है या एक्सट्रूजन हो जाती है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने बात की थी अबाउट द रेडिकुलोपैथी, अबाउट द माइलोपैथी। ठीक है, और हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट विल बी द क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ अ लंबर स्पाइन प्रोट्रूजन, कि अगर लंबर स्पाइन में प्रोट्रूजन हो जाती है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी। ठीक है, सो उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करें कि व्हाट हाउ द देयर इज अ पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन। ठीक है, मतलब कि ये मैकेनिकली कैसे इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ में किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर इंजरी हो रही है तो वो कैसे किसी दूसरे स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, हम लोगों ने ये देखना है कि हाउ दे आर पैथोमैकेनिकली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आपके पास स्पाइन है, स्पाइन का किसी भी एक सेगमेंट में आपके पास 3 जॉइंट्स हैं। The one is intervertebral joints between the two vertebral bodies, intervertebral disc and the right and left facet joint। ठीक है, जो कि आपके आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो हैं, ठीक है, ट्रांसफर्स प्रोसेसेस के ऊपर, सो पेडिकल एंड लेमिना की जंक्शन के ऊपर जो आपके आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं विद द लोअर वर्टिब्रा एंड विद द अपर वर्टिब्रा। तो जो एक सेगमेंट होता है वहाँ पर आपके पास दो फेसर जॉइंट्स आते हैं, द वन इज राइट ऑन द राइट साइड एंड द अदर वन इज ऑन द लेफ्ट साइड। सो फेसर जॉइंट जो है अल्लाह ताला ने बनाया है सिर्फ के डायरेक्शन दी जा सके, डायरेक्शन को गाइड किया जा सके, इसलिए अल्लाह ताला ने फेसर जॉइंट बनाया है। फेसर जॉइंट का फंक्शन ये नहीं है कि उसने क्या करना है, वेट को बेयर करना है या उसने किसी भी किस्म की कंप्रेसिव फोर्सेस को बेयर करना है। सो होता क्या है कि अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की पैथोलॉजी होती है, अगर आपकी वर्टिब्रल डिस्क जो है उसमें प्रोट्रूजन हो जाती है या एक्सट्रूजन हो जाती है, एनीथिंग एल्स, कोई भी पैथोलॉजी है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, तो एक्चुअली क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हाइट छोटा हो जाता है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हाइट जब छोटा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं फेसर जॉइंट्स के, ठीक है, वो भी अप्रॉक्सीमेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से फेसर जॉइंट्स के ऊपर कंप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही फेसर जॉइंट्स के ऊपर कंप्रेशन बढ़ता है, फेसर जॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, और पेन कॉज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इंटरवर्टिबल डिस्क का जो मेन काम है डेट इज टू bear the weight and evenly distribute it on to the lower segments। ठीक है, इंटरवर्टिबल डिस्क जो इंटेक्ट इंटरवर्टिबल डिस्क है उसका तो यही काम है ना कि उसने वेट को बेयर करना है और evenly डिस्ट्रीब्यूट करके अपने नीचे वाले सेगमेंट्स तक पहुंचानी है। ठीक है, तो जब एक इंटरवर्टिबल डिस्क की पैथोलॉजी होती है तो वो अपना वेट इजीली बेयर नहीं कर पाती। ऑब्वियसली किसी एक साइड के ऊपर वेट ज्यादा हो जाएगा, एवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, एक साइड के ऊपर वेट ज्यादा हो जाएगा और दूसरी साइड के ऊपर वेट कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब भी आप कोई भी स्पाइन की मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो जिस साइड के ऊपर वेट ज्यादा होगा उस साइड के वेट पे कंप्रेसिव फोर्सेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, एसिमेट्रिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो कि अलाउ नहीं करता फेसर जॉइंट। ठीक है, ऑब्वियसली फेसर जॉइंट सबसे पहले तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फेसर जॉइंट्स के ऊपर कंप्रेशन बढ़ेंगी, ठीक है, तो फेसर जॉइंट्स पेनफुल हो जाएंगे। ठीक हो गया, सही है, फेसर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। तो हाउ दिस इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। इनिशियल चेंजेस जो आते हैं फेसर जॉइंट्स में, सबसे पहले तो वो अपनी हाइपर मोबिलिटी आ जाती है, स्लैकनेस आती है। ठीक है, क्योंकि जितने भी कैप्सूल्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रेच होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, लेग्जिटी आ जाती है उनमें, जिसकी वजह से फेसर जॉइंट जो है वो हाइपर मोबाइल बिहेव करते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रहती है तो आपकी हाइपोमोबिलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके ऑल्टर्ड मसल फंक्शन है। ठीक है, ऑब्वियसली जहाँ
मसल्स के नीचे, ठीक है, या मसल्स के एडजेसेंट जो भी जॉइंट है, अगर वो इन्फ्लेम्ड है तो ऑब्वियसली वो उसके नेबरिंग स्ट्रक्चर्स को क्या करना शुरू कर देगा, इफेक्ट करना शुरू कर देगा, इरिटेट करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जहां पर इन्फ्लेमेशन होगी उसके सराउंडिंग में जो मसल्स होंगे, ठीक है, दे विल ऑटोमेटिकली ऑल्टर्ड देयर फंक्शन, ऑल्टर्ड देयर रिक्रूटमेंट पैटर्न, ठीक है, नेगेटिवली ऑल्टर्ड करते हैं। कोई भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है उसके सराउंडिंग में जो स्केलेटल मसल्स होंगे उनकी रिक्रूटमेंट नेगेटिवली अफेक्ट होती है, ठीक है, उनके रिक्रूटमेंट में टाइम ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, उनके रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ फाइबर्स कम कंट्रीब्यूट करते हैं। So all this inflammation of a facet joint can lead to altered muscle function, ठीक है। इसके अलावा मसल फाइबर्स की एट्रोफी हो जाती है, ठीक है, जब उनका जब वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, मसल इन्फ्लेम्ड होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली टाइट वीकनेस में रहते हैं, तो उनकी मसल फाइबर एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है डेट इज के जितने भी मसल्स हैं आपके सराउंडिंग में वो जैसे मैंने पहले बात की कि कंप्रेसिव लोडिंग्स, अगर फेसेट किसी एक साइड के फेसेट जॉइंट के ऊपर कंप्रेशन ज्यादा आ रहा है और दूसरी साइड के ऊपर कंप्रेशन कम आ रहा है तो देयर माइट बी अ कॉज के मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप हो जाए। ऑब्वियसली जहां पर सर कंप्रेशन ज्यादा आ रहा होगा। जी बेटा। सर अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि कुछ देर के लिए आप ना पढ़ाएं और हमारे साथ मिलके क्विज का शौक मनाएं तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? सर क्विज आपने ऐसा क्यों दिया है? बेटा सर हो जाए, रिव्यू हो जाए। नहीं सर, आपने बहुत कंसेप्चुअल क्विज दिया था। यकीन करें, कल हमारा पैथो का कोर्स, परसों फार्मा का क्विज, और हमें चेक कर रहे थे। आपके बच्चों से हमने पूछा तो उसको कहते हैं सर सीधा सीधा देते हैं, और इतना कंसेप्चुअल क्विज सर। ये किसने कहा कि मैं सीधा सीधा देता हूँ? बेटा मेरी सर बात लास्ट ईयर आपसे सुनिए। जिन्होंने पढ़ा था ना थेरावन, उन्होंने कहा था और हम बहुत खुश थे। हमने कहा शुक्र है एक सब्जेक्ट में तो सर बचत हो टाइमिंग्स जाएगी। बहुत थोड़ी थी। सर इनको उर्दू है आपकी। बेटा सर देखें, आपने बहुत हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ की है। सर बेटा लेकिन मैं ये बहुत ही कंसेप्ट, सर यकीन करें, इतना कंसेप्चुअल क्विज, लेकिन ये इतना। बहुत पता नहीं कैसे। सर बस टाइम इंक्रीज कर दिया करें थोड़ा सा। बेटा मेरी बात सुने, आप लोगों को क्विज का कौन सा मैंने 2 या 3 दिन पहले बताया, आप लोगों को तो क्विज का ऑलमोस्ट पिछले वीक से पता है। तो आप लोग बेटा तैयारी तो कर सकते हैं ना आप। ये तो नहीं ना होता कि एक ही दिन में बैठ के तैयारी करनी है, एक दिन में बैठ के तो नहीं ना तैयारी होती। जब आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते पहले से कि हमारा क्विज है इस दिन के ऊपर, तो कम से कम उसको तो प्रिपेयर करें ना इजीली, ठीक है। तो सर उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना, मेरा तो एलएमएस ही नहीं हो पाता। सर चलें वैसे हो। एक ही था, एक ही क्विज था हमारा होना, और कोई नहीं होना ना सर? और इसकी वेटेज सर 15। प्लीज इसकी रेटिंग ले लें। बेटा क्विज एक ही होगा। सर ठीक है इसकी सर। वेटेज क्या थी 15? 10% है। सर ये दोबारा ले लें आप। सर 5 कर दें प्लीज। सर सर दोबारा ले यकीन लें। 5 कर करें, दे सब। हम लोग सर मेंटली प्लीज तैयार दोबारा नहीं ले थे। लें। 5 कर हम दे। मेंटली तैयार नहीं थे सर, यकीन माने, बहुत सर कंसेप्चुअल क्विज। सर मेरी बात सुने सर, 8 बजे से कोई स्टार्ट हुआ है, मैं 8 बजे से एलएमएस ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, और 8 बज के 30 मिनट पे, वो 35 मिनट पे खुला है और 5 मिनट रह गए थे मेरे पास और बिल्कुल नहीं ओपन हुआ। कोई घंटा तो लग जाता है सर, इतना लोड था एलएमएस जिसकी मुझे आती नहीं है, और मेरा क्विज भी नहीं सर हो सका। सर प्लीज आप दोबारा ले लें, सर थोड़ी सी इसको सेव दोबारा ले लें। सुबह का टाइम था और सर एलएमएस पे गूगल बहुत फॉर्म में ज्यादा ले लोड लिया होता है। करें। सर इसमें बेटा बहुत ज्यादा लोडिंग थी आज। मेरी बात सुने, सर या प्लीज तो दोबारा ले। बेटा ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग लेक्चर पढ़ें, लेक्चर सुने, लेक्चर खत्म कर। सर दोबारा ले लें ये क्विज सर प्लीज। प्लीज दोबारा ले लें। हाँ प्लीज सर दोबारा ले लें सर, कोई सर। सर मैं विकला ने भी दोबारा लिया था, हमारा टेक्निकल इशू था। अच्छा सर एक बात बताएं, आप लाइक ये आपका पैटर्न है बनाने का, तो हम मिड्स और फाइनल्स भी इसी तरह का एक्सपेक्ट करें? इससे मतलब के डाटा एक्सपेक्ट करें, या आप थोड़ा होला हाथ रख लेंगे रिक्वेस्ट पे? ऑब्वियसली इससे ज्यादा ये एक्सपेक्ट करें क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। आई नो जो सर। जो चीजें मैं आप लोगों को रीजंस बताता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मिड अगर और फाइनल अगर आप लोगों का ऑन कैंपस होगा तो देर माइट बी कि आपको उनमें एसक्यूज दिए जाए, उनमें रीजंस पूछे जाएं, ठीक है।
छोटी छोटी रीजंस पूछी जाएं, लेट्स से कि पोस्टीरियर प्रोट्रूजन होगी तो माइलोपैथी क्यों होगी, ठीक है, व्हाट विल बी द रीजन, ठीक है। ऑब्वियसली जी पोस्टीरियर प्रोट्रूजन से ही माइलोपैथी होगी, दैट्स बिकॉज क्योंकि उसके पीछे है स्पाइनल कैनाल, जितना भी प्रोट्रूड मटेरियल होगा न्यूक्लियस पल्पोसस का वो स्पाइनल कैनाल में एंटर होकर स्पाइनल कैनाल को स्टीनोज करेगा, तो देयर माइट बी अ माइलोपैथी, ठीक है। सो क्विज को हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आप लोगों का मैं क्विज चेक करूंगा, आप लोगों के मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, जिस जिस बच्चे को इशू होगा वो हम लोग उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा सर दोबारा ले लें एक चीज प्लीज। और सर, एक चीज और दोबारा ले लें सर, बेटा ये क्विज की मेरी बात सुनिएगा, मैंने आप लोगों का जो पीछे एक लेक्चर है, ठीक है, उसमें से कुछ स्लाइड्स रहती है, मैंने वो खत्म करनी है, ठीक है। तो इसलिए जो भी क्विज की रिलेटेड क्वेरी होगी आप लोग लिख लो, आप लोगों के साथ सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं सर, हमारे पास एक्चुअली एक लेक्चर नहीं था, हमने आपको ईमेल्स भी की हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है वो जो पोस्टर वाले की थी, तो सर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया आगे से, यकीन करें बहुत इससे दुख सब हुआ। आप प्लीज आगे जो भी असेसमेंट आप ऑनलाइन ना लें, ऑन कैंपस ले लें, ऑनलाइन में नेट बहुत इशू करता है। यस सर, नेट बंद हो गया था, फिर क्विज भी सर टाइम भी बहुत कम था। सर आपको टाइम इंक्रीज सर, करना जब चाहिए था, सर 15 मिनट प्लीज बहुत कम टाइम ही थे। नहीं था, बिल्कुल बहुत कम थे। आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना हमारे चाहिए रह था गए, सर, आप प्लीज दोबारा ले लें। सर प्लीज आप दोबारा ले लें, प्लीज सर। काइंडली आप इसको दोबारा ले लें। और ऑन कैंपस ही ले लें सर, ज्यादा बेहतर है। खुला ही नहीं, ओपन ही नहीं हुआ पूरे आधे घंटे से। दोबारा ले लें। क्लास भी तो हम ऑन कैंपस लेते हैं, तो हम क्विज भी ऑन कैंपस दे सर सकते हैं एलएमएस पे इतना लोड था उस टाइम। यस प्लीज सर, सर, नेट भी उसका खुला ही नहीं था और नेट भी पता नहीं क्या कर रहा था। सर प्लीज दोबारा ले लें। खुलने में लगे हैं, 5 मिनट्स लगे हैं, तो एमसीक्यू आधे वैसे ही रह गए सर, इसमें हमारा बेटा क्या पता। ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक होंगी, मैंने लेक्चर ले लें उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, जब मैं आप लोगों के साथ एक टाइम डिसाइड कर लूंगा अबाउट द क्विज क्वेरीज, ठीक है। ठीक है सर। आप स्पेशल जोन का सेक्शन का फ्राइडे को है, आपने उनका हमसे ज्यादा मुश्किल बनाना है, उनको ज्यादा टाइम मिलना है। ठीक है, आप बना के भेज दीजिएगा क्वेश्चन। सर अब ऐसे कहेंगे? हैं सर अब आप ऐसे कहेंगे, हमारे पास तो बात भी करके। अच्छा बेटा पढ़ लें, वो ज्यादा जरूरी है, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बातें हर कोई कर लेता है, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। चलें लेट्स स्टार्ट के हम पढ़ें व्हाट आर द पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स। हम लोगों ने पहले बात की है कि फेसेट जॉइंट्स किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से रिलेटेड हैं विद द इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी। फिर हम लोगों ने बात की है कि हाउ द मसल्स दे आर अफेक्टेड बाय द इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी, और फेसेट जॉइंट कंप्रेशन और फेसेट जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन। ऑब्वियसली जो जॉइंट के सराउंडिंग में जितने भी मसल्स हैं, अगर उस जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है तो वो इन्फ्लेमेशन इरिटेट करती है आपके मसल्स को, जिसकी वजह से मसल्स दे बिकम टाइट, ठीक है। जब मसल्स टाइट होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, उनका फंक्शन अफेक्ट होता है, वेदर दे आर कोर मसल्स, वेदर दे आर सुपरफिशियल मसल्स, जितने भी मसल्स होंगे दे बिकम टाइट, ठीक है। और जब उनकी रिक्रूटमेंट अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली एट द एंड उनकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्पाइन की जो स्टेबिलिटी है फ्रॉम द कोर मसल्स और फ्रॉम द सुपरफिशियल मसल्स, वो क्या होना शुरू हो जाएगी, अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। ऑब्वियसली जहां जहां आपके मसल्स वीक होना शुरू हुए हैं टाइटनेस की वजह से, और जहां जहां पर मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप हुआ है, कुछ मसल्स टाइट हो गए और कुछ मसल्स वीक हुए हैं, ऑब्वियसली इट कैन लीड टू सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन, ठीक है। लास्ट जो रिलेशनशिप है, पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप है, द वन इज के अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की पैथोलॉजी है, कोई भी प्रोट्रूजन है, एक्सट्रूजन है, तो ऑब्वियसली इट विल either pour into the spinal canal or either it will be into the intervertebral foramina. अब इन दोनों में से किसी तीसरी जगह पर नहीं जा सकता आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो एक्सट्रूडेड न्यूक्लियस पल्पोसिस है। तो it can go into the intervertebral foramina, it can go into the spinal canal. obviously दोनों जगहों पर जाके क्या करेगा, स्टीनोसिस कॉज कर देगा। तो स्टीनोसिस
को डिफाइन अगर करें इस स्टेनोसिस के टर्म को, तो दैट इज सिंपली मींस कि दैट इज नैरोइंग ऑफ द कैनाल, वेदर इट इज स्पाइनल कैनाल, वेदर इट इज इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, ठीक है। सेंट्रल भी हो सकती है, लेटरल स्टेनोसिस भी हो सकती है, दो टाइप्स की हैं। सेंट्रल मींस कि स्पाइनल कैनाल आपकी नैरो डाउन हो रही है, और लेटरल मींस कि आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामिना नैरो डाउन हो रहे हैं, ठीक हो गया। थर्ड इसमें जो है दैट इज वेदर इट कैन बी कंजेनिटल और वेदर इट कैन बी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कैसे है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी की वजह से एक्वायर्ड कहलाती है। कंजेनिटल बाय बर्थ अगर किसी बच्चे में प्रेजेंट है तो उनमें कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम के तौर पर ये कहलाई जाती है, ठीक हो गया। सो दीज आर द पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा बोनी चेंजेस, ठीक है। ऑब्वियसली जहां पर डिस्क हाइट कम हो रही है, ठीक है, तो कंप्रेशन वर्टिब्रल बॉडीज के ऊपर ज्यादा पड़ जाता है। कंप्रेशन एज अ होल वर्टिब्रा के ऊपर ज्यादा हो जाता है, वो चाहे वर्टिब्रा का एंटीरियर साइड हो, वो चाहे वर्टिब्रा की पोस्टीरियर साइड हो। तो जब वर्टिब्रा के ऊपर एज अ होल कंप्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो प्रोग्रेसिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी बोन्स में। वो क्या चेंजेस हैं कि जो आपकी आउटर बॉर्डर होता है किसी भी वर्टिब्रा का, वहां पर ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएंगी। जो जॉइंट्स होंगे वहां पर ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे, जितने भी जॉइंट्स हैं, वो चाहे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है, वो चाहे आपका फेसर जॉइंट है, वहां पर आपके फेसर ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जहां पर ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी वो और ज्यादा क्या करेगा, मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा, पेन को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इन रिटर्न आपकी स्टीनोसिस भी कॉज कर सकता है, लेटरल स्टीनोसिस, ठीक है। सो क्योंकि जो ऑस्टियोफाइट जो है वो आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को नैरो करना शुरू कर देते हैं, वो आपकी लेटरल स्टीनोसिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। So that is how they are interrelated with each other. Now, what are the characteristics of facet joints? ठीक है, facet joint just like your peripheral joints, facet joints, these are synovial articulations, ठीक है। इनमें भी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, इनकी आर्टिकुलर सरफेस भी एक आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड होती हैं, ठीक है। वो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है, कुशनिंग इफेक्ट देता है, जस्ट लाइक योर पेरिफेरल जॉइंट्स। जिस तरीके से आपके नी जॉइंट में मेनिस्कस पड़े हुए हैं, ठीक है, लेटरल मेनिस्कस है और मीडियल मेनिस्कस है। एक्चुअली उन मेनिस्कस का क्या काम है कि दे आर एक्टिंग along with the articular cartilage for shock absorption, ठीक है, for weight bearing, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके फेसर जॉइंट्स हैं, ठीक है, इनमें अल्लाह ताला ने मेनिस्कॉइड्स रखे हुए हैं, ठीक है। डिस्क छोटी छोटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दे आर मेनिस्कॉइड्स। और इन मेनिस्कॉइड्स का क्या काम होता है कि ये एक्चुअली फ्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं किसको, ठीक है, आपके फेसर जॉइंट को फ्रिक्शन लेस बनाते हैं, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो जितनी भी ग्लाइडिंग है, ठीक है, वो सारी फेसर जॉइंट के ऊपर हो रही होती है। तो ये जो ग्लाइडिंग के मैकेनिज्म्स हैं ये इन मेनिस्कॉइड्स की वजह से बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आर्टिकुलर कार्टिलेज होता तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आर्टिकुलर कार्टिलेज की वियर एंड टियर हो जानी थी, जल्दी वियर एंड टियर हो जानी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पर मेनिस्कॉइड्स रखे हैं, ठीक है, उनकी वियर एंड टियर इतनी जल्दी नहीं होती, ठीक है। नाउ देयर आर केसेस जिसमें जो मेनिस्कॉइड्स होते हैं कि जब वो मेनिस्कॉइड्स अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं, मतलब अपनी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, आउटर बाउंड्री को, आउटलाइंस को अपनी, ठीक है, किसी भी तरीके से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं ड्यू टू सडन मूवमेंट्स, ड्यू टू एसिमेट्रिकल मूवमेंट्स और ड्यू टू रेपिटेटिव लोडिंग, ठीक है, ऑन द फेसर जॉइंट्स। मेनिस्कॉइड्स में ये होता है कि वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी नॉर्मल बाउंड्री से, अपनी नॉर्मल जगह से, पोजीशन से। सो जब भी मेनिस्कॉइड्स अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं तो देयर इज अ चांस कि आपका जो फेसर जॉइंट है वो पेनफुल हो जाए, ठीक है, और आपका फेसर जॉइंट लॉक कर जाए, ठीक है। लॉकिंग, फेसर जॉइंट की लॉकिंग आप इन जगहों पर सुनोगे कि फेसर जॉइंट्स दे आर बिकम लॉक्ड, ठीक है। सो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था बगडॉग, ठीक है, जिन और कोलीग्स थे जिन्होंने ये
बताया कि देयर इज अ लॉक बैक मैकेनिज्म, ठीक है। लॉक बैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है, जब फेसर जॉइंट्स आपके लॉक हो गए हैं, ठीक है, सही है। अब वो कहते हैं कि यूजुअली जब एसिमेट्रिकल मूवमेंट होती है या लोडिंग बढ़ जाती है फेसर जॉइंट्स के ऊपर, रेपिटेटिव लोडिंग होती है फेसर जॉइंट्स पे, या फेसर जॉइंट्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि जो आपका मेनिस्क्वाइड है ड्यूरिंग दैट एसिमेट्रिकल मूवमेंट, मेनिस्क्वाइड आपका entrap हो जाता है in the supracapsular and infracapsular folds। जिस तरीके से आपके क्योंकि आपके फेसर जॉइंट्स के भी कैप्सूल है, उसके भी फोल्ड्स हैं, सुप्राकैप्सूलर फोल्ड भी है, इंफ्राकैप्सूलर फोल्ड भी है। तो अगर मेनिस्क्वाइड अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर उस सुप्राकैप्सूलर फोल्ड में या इंफ्राकैप्सूलर फोल्ड में चला गया, तो ऑब्वियसली उसने तो अपनी नॉर्मल पोजीशन छोड़ दी है वो जॉइंट कैविटी के अंदर ही, लेकिन वो मेनिस्क्वाइड क्या हो गया, अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, जिसकी वजह से अब अगर वो जो इंडिविजुअल जो एसिमेट्रिकल मूवमेंट की तरफ गया था वो वापस रिटर्न करना चाहेगा तो वो वापस रिटर्न नहीं हो सकेगा। इट मींस कि अगर एक इंडिविजुअल फ्लेक्स्ड हुआ है, फ्लेक्स्ड होकर उसने रोटेशन की है या साइड बेंडिंग की है, एसिमेट्रिकल साइड बेंडिंग है, उसका फेसर जॉइंट के ऊपर कंप्रेशन पहले से ज्यादा था, ठीक है, और वो फर्दर फ्लेक्स करके और कोई चीज उठाने की कोशिश करके वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो मेनिस्क्वाइड है वो क्या हो गया, इंट्रैप्ड हो जाता है इन द सुप्राकैप्सूलर एंड इंफ्राकैप्सूलर फोल्ड्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रैपमेंट, ठीक है। ये फेसर जॉइंट की लॉकिंग है। अब पेशेंट अपनी इस फ्लेक्स पोजीशन से वापस एक्सटेंडेड पोजीशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक आपका वो जो मेनिस्क्वाइड डिस्प्लेस हुआ था, जब तक वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आएगा आपका, आप सीधे इरेक्ट नहीं खड़े हो सकोगे, ठीक है। Now it is called entrapment क्योंकि जो मेनिस्क्वाइड है it gets entrapped in the supracapsular fold। Second important चीज क्या है कि it is also called extrapment। extrapment, the one is entrapment, किसी चीज के अंदर फंस जाना, extrapment किसी चीज से बाहर निकल जाना। So the meniscoid is at the same time it is getting outside from its normal position, ठीक है, this is extrapment। और जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट गया है, डिस्प्लेस हो गया है और वो सुप्राकैप्सूलर फोल्ड में या इंफ्राकैप्सूलर फोल्ड में फंस गया, तो दैट इज कॉल्ड एंट्रैपमेंट। सो इट कैन बी नोन एज एंट्रैपमेंट एज वेल एज एक्सट्रैपमेंट। फेसर जॉइंट्स को कौन-कौन सी इंजरीज हो सकती हैं? जस्ट लाइक एनी पेरिफेरल जॉइंट, फेसर जॉइंट को पेन हो सकता है, ठीक है, कैप्सूलर फेसर जॉइंट को कैप्सूल की इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो सेम टू सेम जो मैकेनिज्म्स आपके पेरिफेरल जॉइंट्स के लिए हैं, ऑब्वियसली आपके पेरिफेरल जॉइंट में कैप्सूलर इंजरी या स्ट्रेन तभी होता है जब आप कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो। जब भी कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होगी फेसर जॉइंट्स पर, तो देयर इज अ चांस कि फेसर जॉइंट्स में आपका फेसर जॉइंट का जो कैप्सूल है वो इंजर्ड हो सकता है। सेकेंडली, जब भी कैप्सूल इंजर्ड होता है तो सेम टू सेम इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे आपके पेरिफेरल जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में रेडनेस भी अपेयर होगी, आपकी स्वेलिंग भी होगी, ठीक है, एरिथेमा भी होगा, ठीक है, ब्लड वेस्कुलरिटी इंक्रीज भी करेगी। तो सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको एक प्रॉपर इन्फ्लेमेशन के मिलेंगे आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इंजरी। इट मींस कि आपका फेसर जॉइंट का कैप्सूल क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, ठीक हो गया। ऑब्वियसली फेसर जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकती हैं, स्पॉन्डाइलोसिस भी हो सकती है, ठीक है। फेसर जॉइंट्स की आर्थराइटिस को आप स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हो, दैट कैन बी अ लंबर और दैट कैन बी सर्वाइकल इन नेचर, ठीक है। सिंपली आफ्टर दैट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास नहीं जाता या उसको मैनेज नहीं करता प्रॉपरली, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, वही इन्फ्लेमेशन स्केरिंग में चेंज होती है आफ्टर दैट हीलिंग, ठीक है। और स्केरिंग में क्योंकि फाइब्रस चेंजेस आती हैं, फाइब्रस चेंजेस में एडहेजन्स डेवलप होती हैं, और जैसे ही एडहेजन्स डेवलप होंगी तो वो क्या करेंगी, आपकी आर्थराइटिस को एक तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगी, दूसरा इंजरी इटसेल्फ कैन रिजल्ट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। जब भी कोई इंजरी होती है किसी जॉइंट को तो आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है अर्लियर एज कंपेयर टू अदर साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक हो गया।
सर ये आर्थराइटिस लंबर और सर्वाइकल में होगा? जी बेटा, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है या लंबर स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है दैट इज कॉमन अमंग मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है आपके सर्वाइकल स्पाइन को। सर्वाइकल स्पाइन में जो आपका सबसे अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं दैट आर एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उनकी मूवमेंट को इफेक्ट कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सर्वाइकल स्पाइन में बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पाइन को बहुत कॉमनली इफेक्ट करता है। दैट इज जहां पर आप सबको पता है एटलस जो है, ठीक है, दैट इज अ वर्टिब्रल सेगमेंट, वर्टिब्रल बॉडी, और उसके नीचे आपके पास एक्सिस आ जाता है। एक्सिस का डेंस होता है, ठीक है, जो कि एटलस के अंदर रोटेट करता है लाइक दिस, कि अगर ये एटलस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका डेंस होता है तो लाइक दिस, ठीक है, ये रोटेट करता है और आपकी रोटेशन होती है पॉसिबल। ये जो मेरा थंब है दैट इज अ डेंस ऑफ द एक्सिस, ठीक है। इस डेंस के अराउंड अल्लाह ताला ने एक ट्रांसवर्स लिगामेंट रखा होता है, ठीक है, जो इसको डिस्प्लेस नहीं होने देता, बल्कि क्या करता है, अलाउ करता है कि ये इजीली रोटेट कर सके, ठीक है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं होने देता, ना आगे ना साइड्स के ऊपर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इस लिगामेंट को बहुत जल्दी रप्चर कॉज कर देता है, जिसकी वजह से देयर इज अ चांस कि जब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो किसी इंडिविजुअल में भी, ठीक है, तो आपने ये जरूर एक दफा देखना है कि वेदर इट्स ट्रांसवर्स लिगामेंट इज अफेक्टेड और नॉट, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स लिगामेंट अफेक्ट हुआ तो स्लाइड सी मूवमेंट, ठीक है, आपकी माइलोपैथी कॉज कर सकती है, और वो माइलोपैथी ऐसी होगी कि क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है, वो माइलोपैथी ऐसी भी हो सकती है कि आपका सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो जब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट आए, ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखने वाली है दैट इज द सर्वाइकल स्पाइन, अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स और उसका ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक हो गया। Now, what are the muscular injuries? ठीक है, दो muscular injuries most common हैं, the lumbar spine and the cervical spine, ठीक है। lumbar spine में भी हो सकती हैं, cervical spine में भी हो सकती हैं, आपके muscular strain हो सकते हैं। lumbar spine में जो muscular strain है, ठीक है, वो हो रहा है जहां पर आपका iliac crest है, ठीक है। iliac crest वो एरिया है, आपकी इलियम होती है, इलियम का जो superior border होता है that is making an iliac crest, उससे बहुत सारे मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, बहुत सारे मसल्स इंसर्ट कर रहे हैं। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारे मसल्स जो हैं एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स अपनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो विद द हिस्ट्री ऑफ फॉल, विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी, देयर इज अ चांस कि जो iliac crest है उसमें पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन लंबर स्पाइन पेन, ठीक है, ड्यू टू द मसल्स, ठीक है, आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी। अगर सर्वाइकल स्पाइन की हम बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन में या एक्सटेंशन इंजरीज हो सकती हैं या फ्लेक्शन इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। और मसल्स तब इंजर्ड होते हैं जब आपके कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन एक्सटेंशन इंजरी, ठीक है, तो एक्सटेंशन इंजरी तब होगी जब आपका हेड स्टॉप करेगा ऑन द थोरैक्स, ठीक है, मतलब आपका जो ऑक्सीपिट है ये एक्सटेंड हो रहा है पीछे की तरफ, आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, आपके जितने भी स्पाइनस प्रोसेसेस हैं दे विल अप्रोक्सीमेट और दे विल प्रिवेंट फर्दर एक्सटेंशन। लेकिन जो सडन मूवमेंट्स होती हैं, ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं, उनमें जब भी एक्सटेंशन होगी, सडन डी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन होगी, तो देयर इज अ चांस कि जो आपका हेड है, ऑक्सीपिट है, इट विल स्टॉप ऑन द थोरैक्स। जब भी हेड थोरैक्स पर स्टॉप करेगा, आपके जितने भी फ्लेक्सर मसल्स हैं इनमें क्या होगी, स्ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो पोस्टीरियर साइड के मसल्स हैं दे विल गेट कंप्रेस्ड, पोस्टीरियर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे कंप्रेशन की वजह से। फ्रंट के ऊपर जितने भी मसल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, दे विल गेट स्ट्रेच्ड, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई। एक्सटेंशन इंजरीज। द सेकंड वन इज फ्लेक्शन इंजरीज। अब सडन फ्लेक्शन हो तो आपकी जो चिन है वो स्टॉप करेगी जाके स्टर्नम के ऊपर, ठीक है। अगर चिन स्टर्नम के ऊपर जाके स्टॉप करे तो ऑब्वियसली जो फ्लेक्सर मसल्स हैं, जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, इट विल गेट कंप्रेस्ड, और जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वहां के जितने भी मसल्स होंगे उनमें स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक हो गया।
मस्कुलर इंजरी हो जाएगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इंजरीज। दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? सर मैंने आपको आगे भी कहा था, हमारा एक लेक्चर हो गया। सर मेरे 2 MCQs रह गए थे सर। सर MCQs में टाइम कम था, सोचना भी पड़ा था, मेरे 2 MCQ सर रह ही गए थे। यस सर। सर प्लीज आप दोबारा ले लें सर। सर परसेंटेज कम कर दें, दोबारा ना लें तो सर परसेंटेज रीटेक जरूर ले कम लें या कर दें। परसेंटेज 5% कर दें? 5% कर दें सर। सर वेटेज कम ना करें सर प्लीज सर, फिर ले लें सर आप। टेस्ट चूज सर कर आप लें रीटेक ले लें, वेटेज चाहे कम सर ना करें। प्लीज दोबारा ले सर लें। आप एक और ले लें और उनमें से एक कोई चूज कर लें जो सही होगा। सर प्लीज टाइम दीजिए। सर प्लीज सर, ये सही कह रहे हैं भाई। मुझे बहुत सर मजा आ नेट रहा का है भी आपको इशू था सर, बात LMS पे भी लोड था। बेटा मुझे सर बोलने तो टाइम ही दें। बहुत कम था। सर पहले इतना टाइम तो नेट कनेक्ट ही नहीं हुआ, क्विज ही नहीं खुला। आप प्लीज दोबारा ले लें। सर दोबारा ले लें ना अब आप। सर भाई प्लीज दोबारा ले आपकी लें तो क्विज। आवाज ही नहीं आ रही। यस सर प्लीज ले लें। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। सर रीटेक ले लें आप प्लीज। सर कोई रिस्पॉन्स तो सर दें। फाइनल फैसला बता दें क्या है। सर ऑन कैंपस ले लें चाहे। म्यूट कर दिया और जो आप अपना माइक अनम्यूट रखें और आप बात करें। कोई भी नहीं ले रहा। चलिए सर ऑनलाइन ले लेकिन ये मत करें, ये बहुत गंदा था। सर इतना लंबा सर 10 दिन तो मेरा नेट पीट पे सर अनाउंस कर देना है। सर प्लीज ले लें। बेटा प्लीज दोबारा ले मेरी लें। बात सुनिए। नहीं सर, वी आर सर ले लें सेटिस्फाइड सर। सर, हम सेटिस्फाइड है मेरी सर, बात कोई मसला नहीं है। सुन लें। सर हम नहीं सेटिस्फाइड। ये सर की भी सुन लो, सारे अपनी सुनेंगे। सर यस जिनका सर की अच्छा भी हुआ है सुन वो लो। सेटिस्फाइड है। ठीक है लगेगा। नहीं सर अच्छा बिल्कुल बेटा ये मेरी सही है सर, रीटेक में बच्चों टाइम सर कम की ज्यादा सुन लग लो। जाएगा। एक मिनट चुप कर जाओ साहब। बेटा सर बात की सुन बात लें। सुन लो। अच्छा सब यस सर। एक बच्चे का मशवरा था रीटेक ले लें। रीटेक पॉलिसी नहीं है SHS की, एक बात। सेकंड जो बात है कि जी आप वेटेज कम कर दें, वेटेज ज़्यादा कर दें, तो बेटा दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वेटेज जो होती है वो सारी कैलकुलेट होके हम लोग पहले दे देते हैं, सबमिट करवा देते हैं, ठीक है, और उसके बारे में बाद में पूछा जाता है कि जी वेटेज आपने कम क्यों की है या ज़्यादा क्यों की है, ठीक है। सो वेटेज नहीं कम हो सकती, दिस इज जस्ट अ क्विज, ठीक है। जो ज्यादा फोकस है वो आप लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर करें, ठीक है। अपने पढ़ने का जो तरीका है उसको तब्दील करें। मैंने पहले बात की है कि थेराप्यूटिक एक्सरसाइज डेट इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और स्पाइन है, स्पाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने स्पाइन बेटा अच्छे तरीके से पढ़नी है। जितने भी आपके लेक्चर्स हैं डेट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मुझे सिर्फ एक भी कोई ऐसी चीज बता दें कि जी मुश्किल वो होता है जब आपने तैयारी ना की हो, ठीक है। आपके लेक्चर्स के अंदर से है, सही है। मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दें जो आपके लेक्चर्स से बाहर से हो या मैंने आपको ना पढ़ाई हो, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी, बड़े अच्छे तरीके से बताया। जो ऑप्शन अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मिड टर्म हुआ या फाइनल अगर ऑन कैंपस हुआ तो आप लोगों के SQs भी आ सकते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो करें, ठीक है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी हमारी वेटेज कम हो जाए या हमारा रीटेक दोबारा ले लें, तो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर आप इट इज टाइम नॉट भी तो पॉसिबल। इंक्रीज करें ना, इतना कम टाइम होता टाइम है। लिमिट आपके सर स्टैंडर्ड कम से से भी कम 20 ज्यादा मिनट तो आप दे देते ना सर। सर इतना कम टाइम कोई भी नहीं बेटा देता। आप एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा मेरी बात सुने, SHS जाएं, आप पूछें आके कि एक MCQ के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। 40 सेकंड्स अलाउड हैं, 40 सेकंड्स, ठीक है। अगर आपके 15 MCQs बनते हैं और आप 15 MCQs को मल्टीप्लाई कर लो विद 40 सेकंड्स, ठीक है, हार्डली 10 मिनट्स या 12 मिनट बनेंगे। सर So, आप प्लीज कोई बात मैंने तो आप कंसिडर लोगों को बहुत करें। अच्छा स्टैंडर्ड टाइम दिया है।
LMS अगर आपको शो लेट कर रहा है, LMS लेट खुलना, LMS आपको गलत शो कर रहा है कुछ, तो फिर मेरी तरफ से वो है कि जी LMS ने जी कोई गलती कर दी। लेकिन अगर इंटरनेट की वजह से बेटा LMS लेट खुल रहा है तो इसमें LMS का तो कोई कसूर नहीं ना। सर आप बेशक टाइमिंग कम थी सर, सर लेकिन वो इसमें तो सर इसमें हर तरह से तो फिर स्टूडेंट का ही लॉस हो रहा है ना। बेटा स्टूडेंट का लॉस ये नहीं सर है, हम तैयारी भी कर रहे हैं बेटा उसके बावजूद ये भी सर रह जाए। किसी भी स्टूडेंट का लॉस नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है। सर ठीक है, मगर आप देखे सर प्लीज थोड़ी सी फेवर दे दें प्लीज सर सर। जिस बंदे के MCQs ही रह गए हो वो बंदा क्या करे। मेरी बात सुने, फिजिकल थेरेपिस्ट को सबसे अच्छी क्लिनिकल रीजनिंग आनी चाहिए। अगर आपको क्लिनिकल रीजनिंग अच्छी नहीं आएगी आप लोग फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। या आप सर इसके लिए तो टाइम चाहिए होता है ना। सर एकदम तो नहीं ना सब सर कुछ हो कंसेप्चुअल जाता थे, है। इनको भी कंसेप्चुअल उनको क्लियर करने के सर लिए तो कॉन्सेप्ट काफी टाइम बनाने के लग लिए जाता थोड़ा है। सर सोचने के लिए टाइम भी तो चाहिए होता है ना। सर दिमाग है हमारा। सर अपने सुबह सुबह इतनी चलता भी नहीं सर है आप दिमाग। अपने से हमें कंपेयर ना किया करें, आप तो लाइक हैं इतने। चलिए बेटा ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोगों के नंबर अपलोड होते हैं तो फिर उसके बाद देख लेंगे। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।